हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अब तक हमने देखा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी में हमने क्या देखा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखी किसके, फ्लावरिंग प्लांट के, एंजियोस्पर्म के। रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीफ क्या है, उसमें किस तरीके की मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, और जो भी फैमिली एनसीईआरटी में दी गई उसको कवर किए हैं। लेकिन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर कि जो प्लांट है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कौन कौन से टिश्यू हैं, कैसा काम हो रहा है, सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। किस तरीके से स्टेम के अंदर क्या प्रेजेंट है, कैसा रूट के अंदर क्या अरेंजमेंट है टिश्यू का। ठीक है, इस टाइप का हम लोग जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ क्योंकि नई एनसीईआरटी में टिश्यू ये सब नहीं दिया गया है। तो आप पुरानी एनसीईआरटी से पढ़िए क्योंकि सिलेबस में दिया गया है, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। पुरानी नई एनसीईआरटी से कोई मतलब नहीं है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो आपको हर एक टॉपिक कवर करना पड़ेगा, तो साथ में कवर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। You can very easily see the structural similarity and variation in the external morphology of the larger living organism, both plants and animal. अगर आपके आसपास प्लांट है, एनिमल है, तो आपके बाहर से एक्सटर्नल जो भी उसका अपीयरेंस है, आप उसको देखकर कुछ चीज़ें आपको सिमिलर दिखेंगी, कुछ आपको डिसिमिलर दिखेंगी, मीन्स कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। वैसे ही हमने देखा कि जो प्लांट्स थे उनमें हमने लीफ का मॉडिफिकेशन देखा, किस तरीके से उसका काम था, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर था, अलग अलग हैबिटेट में अलग था। मतलब आप बाहर से देख के बता सकते हैं कि कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, कुछ डिफरेंस होंगे। सिमिलरली इफ वी वेयर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, वन ऑल्सो फाइंड सेवरल सिमिलरिटी एज वेल एज डिफरेंसेस। इसी प्रकार अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं किसका, प्लांट का, या फिर हम बात करते हैं एनिमल का। इस चैप्टर में तो हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, तो अगर हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी की बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट में, तो हमें वहाँ पे कुछ चीज़ें क्या दिखेंगी, कॉमन दिखेंगी, कुछ क्या डिफरेंस दिखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। This chapter introduce you the internal structure and the functional organization of the higher plant. इस चैप्टर में आपको इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और किस तरीके से उसका फंक्शन है, कैसे, और यहाँ पे जो टिश्यू है किस तरीके से अरेंज है, कैसे उनका फंक्शन है, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे। स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है, हम लोग किसी भी, चाहे प्लांट हो गया चाहे एनिमल हो गया, किसी का भी अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो उसे हम एनाटॉमी बोलेंगे। और इस चैप्टर में अगर हम लोग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, कौन से प्लांट्स, एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें देखेंगे कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से है। Plant have cells as a basic unit. The cell are organized into the tissue and in turn the tissue are organized into the organ. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। और अगर हम प्लांट के बारे में बात करते हैं तो प्लांट का भी बेसिक यूनिट क्या है, सेल। ढेर सारे सेल अगर कॉमन ओरिजिन से निकलकर एक कॉमन फंक्शन कर रहे हैं, सिमिलर ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन की क्या है, सेम है, और सिमिलर फंक्शन कर रहे हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। ढेर सारे टिश्यू अगर एक कॉमन फंक्शन कर रहे हैं, आगे चल के क्या बनाएंगे, उसे ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी ऑर्गन तक ही क्यों सिमट गई, इसलिए सिमट गई क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनमें सिर्फ ऑर्गन होता, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। एनिमल में आगे चल के ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो बेसिक यूनिट है किसी भी लाइफ के बारे में बात कर सकते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यहाँ पे प्लांट की बात किया गया तो बेसिक यूनिट कौन है, सेल है। ढेर सारे सेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, सिमिलर ओरिजिन से निकले रहेंगे और सिमिलर फंक्शन करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। और ढेर सारे टिश्यू एक साथ मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, ऑर्गन। ऑर्गन सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता। ओके, डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट्स, तो डिफरेंसेस इन दियर इंटरनल स्ट्रक्चर, कि डिफरेंट यहाँ पे ऑर्गन जो प्रेजेंट है प्लांट के अंदर वो अपना डिफरेंट यहाँ पे, और अंदर से इंटरनली स्ट्रक्चर क्या होगा उनका, डिफरेंट होगा। ठीक, विद इन द एंजियोस्पर्म अगर हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, द मोनोकॉट एंड द डाइकॉट आर ऑल्सो बी सीन एनाटॉमिकली डिफरेंट। अगर हम बात करेंगे मोनोकॉट जिसमें एक कॉटिलिडन प्रेजेंट है, अगर डाइकॉट की बात करते हैं जिसके पास दो कॉटिलिडन है, उनका भी इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका अगर हम लोग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो एडॉप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहा है वहाँ पे एडॉप्टेशन कर लेता है। ठीक है, उसमें चेंजेस लाएगा अकॉर्डिंग टू दियर सराउंडिंग, दियर इन्वायरमेंट, इसे कहते हैं एडॉप्टेशन। ओके, अब बात करते हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या है, A tissue is a group of cell having the common origin and usually performing a common function. ठीक है, टिश्यू होता क्या, उसका डिफिनीशन है। ठीक है, कि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। यहाँ पे सेल का गुच्छा है, इकट्ठा है सब सेल, लेकिन वो क्या है, कॉमन ओरिजिन है, एक जगह से ही निकले हुए हैं और परफॉर्म कर रहे हैं कॉमन फंक्शन। मतलब कि क्या होते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल
ठीक है, एक साथ रहेंगे। कहाँ से ओरिजिन हुए हैं, कॉमन ओरिजिन है इनकी, और क्या परफॉर्म करेंगे, सिमिलर फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे या कॉमन फंक्शन करेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, टिश्यू। ए प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। प्लांट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से बना हुआ है। टिश्यू आर क्लासिफाइड ऑन टू मेन ग्रुप, नेमली मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, बेस्ड ऑन वेदर द सेल बीइंग फॉर्म आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। अगर बात करते हैं प्लांट में, तो प्लांट दो से, यहाँ पे प्लांट के दो ग्रुप यहाँ पे दिए गए हैं, क्लासिफाइड किए गए इनकी टिश्यू में। पहला मेरिस्टेमेटिक हो गया, दूसरा परमानेंट हो गया। किस आधार पे किए गए हैं कि मेरिस्टेमेटिक है या फिर परमानेंट है, किस कि कौन से सेल हमेशा डिवाइड करेंगे, कौन से सेल कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे, डिवाइड करना बंद हो जाएंगे। ऐसे सेल जो हमेशा पूरे लाइफ टाइम तक डिवाइड करेंगे, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपके आसपास जो प्लांट है, आपने अपने टाइम पे लगाया जब आप छोटे थे, 4 साल के थे, फिर आप देखेंगे कि आप जैसे जैसे आप भी ग्रो किए, आपकी हाइट क्या हुई, किसी सर्टेन, बोल सकते हैं कि आप 6 फीट के हो गए, आप सर्टेन टाइम के बाद आपकी हाइट भी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। लेकिन जो प्लांट आपने लगाया था 4 साल के जब आप थे, वो प्लांट क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। क्यों ग्रो कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा सेल होगा, कोई ऐसी टिश्यू होगी जो आगे चल के उसे लगातार ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। वो हमारे पास नहीं प्रेजेंट है। हमारा जो सर्टेन एज के बाद हमारी हाइट क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, हम उससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमारा जो लेंथ है, हाइट है, वो नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन प्लांट में हमेशा क्यों उसकी हाइट बढ़ती है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टिश्यू को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पे, पहला ये दिया गया है नाम मेरिस्टेमेटिक, दूसरा है परमानेंट। वो बेसिस क्या है कि कौन से सेल लगातार डिवाइड करेंगे, कौन से सेल आगे चल के परमानेंट हो जाएंगे, मीन्स डिवाइड नहीं करेंगे। चलिए पहला पढ़ते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। Growth in plant is largely restricted to specialized region of the active cell division called meristematic, जो ग्रीक वर्ड है, इसका नाम है मेरिटोस, जिसका मतलब है डिवाइडेड। ठीक है, जो ग्रोथ है प्लांट में वो क्या होता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप प्लांट को देखेंगे वो लगातार उसकी लेंथ बढ़ती रहती है। क्यों बढ़ता रहता है, उसके पास कुछ तो ऐसा होगा जो उसको लाइफ टाइम तक उसे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, उसकी लेंथ बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। हाँ, एक सेल है, या बोल सकते हैं एक एक्टिव डिवीजन यहाँ पे हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से यहाँ पे उसमें हमेशा लगातार उसकी लेंथ बढ़ती जाती है। प्लांट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक, यहाँ पे लिखा गया है कि प्लांट के पास डिफरेंट टाइप के मेरिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे द मेरिस्टम विच अकर एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम। ऐसे मेरिस्टम, ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कहाँ प्रेजेंट है, रूट के टिप पे, शूट के टिप पे, और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्राइमरी टिश्यू बना रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, ये सॉइल है, आपने कोई प्लांट लगा दिया, ठीक है, प्लांट यहाँ तक है, इतना बड़ा प्लांट, उसका रूट होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद देखेंगे यही प्लांट आगे चल के ग्रो करके इतना बड़ा हो गया, रूट भी आगे चल के जमीन के अंदर और ग्रो करेगा, फिर आगे चल के प्लांट और भी बड़ा हो गया और रूट और नीचे चले जाएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे बोल सकते हैं इस तरीके का, यहाँ पे मान लीजिए ये शूट का टिप है, ये रूट का टिप है, तो जो शूट का एकदम बोलते हैं जो टिप वाला रीजन होगा, इस टिप में जो शूट वाला टिप होगा वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बैठा हुआ है, और जो रूट के टिप पे बैठा हुआ है यहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बैठा हुआ है। जो शूट के टिप पे होगा उसे बोलते हैं शूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, इसको बोलते हैं सैम। ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टम, एपिक्स पे है, मिस एक बोल सकते हैं कि कोने पे प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे एकदम टॉप पे प्रेजेंट है, रूट में प्रेजेंट है, उसे रैम बोलेंगे, या फिर बोल सकते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम। एक ऐसे टिश्यू होते हैं जो आगे चल के इनका क्या करते हैं, लेंथ में ग्रोथ कराएंगे। रूट में है तो रूट एपिकल मेरिस्टम हो गया, शूट में है तो शूट एपिकल मेरिस्टम हो गया। ये हेल्प कराते हैं प्लांट की लेंथ को ग्रो कराने में, मीन्स उसकी हाइट बढ़ाने में। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एट द टिप ऑफ द रूट एंड द शूट। क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्राइमरी टिश्यू। प्राइमरी टिश्यू कैसे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, आगे चलते हैं। रूट एपिकल मेरिस्टम ऑक्युपाई द टिप at the root while the shoot apical meristem occupy at the distinct most region of the stem axis। ठीक है, जो देखिए यहाँ पे इस तरीके का सॉइल हो गया, नीचे इस तरीके से रूट हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा शूट। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इस टिप में और इस टिप में क्या प्रेजेंट होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, क्योंकि एपेक्स पे प्रेजेंट है। ओके, इसको बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टम बोलेंगे, जो क्या हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा लेंथ बढ़ाने में। इसके अलावा देखिए रूट में तो एक ही जगह प्रेजेंट होगा मेरिस्टम, ये देखिए यहाँ पे एकदम टिप पे प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा, एकदम टिप पे प्रेजेंट होगा। लेकिन शूट में क्या होता है कि शूट में ये प्रेजेंट हो सकता है कहीं पे भी का मतलब है कि जो स्टेम है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे प्रेजेंट हो,
जो शूट है उसके टिप पे तो प्रेजेंट है, लेकिन आगे भी जब शूट इस तरीके से ग्रो करेगा ना तो कुछ बोल सकते हैं कुछ यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं छूट जाते हैं, वो आगे चल के कुछ और भी चीज़ बनाएंगे। अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं उसके बारे में, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। During the formation of the leaf and elongation of stem, some cell left behind from the shoot apical meristem constitute the axillary bud। ठीक है, जब आगे का बात कर रहे हैं हम लोग, स्टेम की बात करें, रूट पे तो रूट के टिप पे है, उसे हम बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टम। लेकिन बात करेंगे अगर शूट सिस्टम की, स्टेम आगे बन रहा है तो क्या होता है कि जब शूट आगे ग्रो करता रहता है, आगे उसको क्या करना है, इलोंगेट करना है, आगे चल के स्टेम बनाना, और जो नोट्स प्रेजेंट होंगी, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे नोट्स नहीं प्रेजेंट होंगी, नोट्स तो प्रेजेंट होंगी, नोट्स से क्या निकलेंगे, लीव्स निकलेंगे, ब्रांचेस निकलेंगी। लेकिन क्या होगा कि जो शूट है ना, जब अपना लेंथ बढ़ा रहा, आगे स्टेम जब बढ़ा रहा, और जब नोट से क्या निकल रहे हैं, छोटे छोटे लीव्स निकले, ब्रांचेस निकल रहे हैं, तो कुछ यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। और इन्हीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग आगे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड। क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बर्ड या फिर लैटरल बर्ड बोल सकते हैं। इसी लैटरल बर्ड से आगे भी जो मॉडिफिकेशन हमने पढ़ा था, स्टेम में मॉडिफिकेशन हो रहा है, कहीं टेंडल बन रहा है तो कहीं थ्रॉन्स बन रहे हैं, यही है एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे लिखा गया है कि जब लीफ बन रही है, जब स्टेम का इलोंगेशन हो रहा है, तो कुछ जो सेल हैं, कौन से सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल कहाँ पे प्रेजेंट है, जो शूट एपिकल मेरिस्टम है उनकी बात। रूट में ऐसा नहीं होता, रूट में लेंथ अगर बढ़ रही है, जमीन के नीचे जा रही है, तो कहीं पे भी, वहाँ पे बीच में कहीं पे भी कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नहीं छूटते हैं। लेकिन शूट में क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे मान लीजिए एक स्टेम है, यंग है, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे बोल लीजिए, हम बोल सकते हैं ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है, ठीक है, ये शूट एपिकल मेरिस्टम है। अब आगे क्या हुआ, अब इसकी भी लेंथ तो बढ़ेगी कभी, तो लेंथ जब आगे बढ़ा तो यहाँ पे नोड है, मान लीजिए यहाँ पे लीफ निकला, लेकिन कुछ यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है छूट गए, आगे लेंथ बढ़ गई, ठीक है, इस सिस्टम की लेंथ आगे बढ़ गई, लेकिन यहाँ पे कुछ जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसके पास कैपेसिटी है कि आगे डिवाइड करके बन सके, सेल बना सके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे छूट गए कुछ, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड बोल सकते हैं या फिर लैटरल बर्ड बोल सकते हैं। Such birds are present in the axil of the leaf and are capable of forming the branches or flower। ये जो बर्ड हैं इनके पास कैपेसिटी है डिवाइड करने के लिए, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, क्योंकि आगे तो नहीं ये डिवाइड कर रहे हैं ना, ये वहीं पे रुके हुए हैं, जो नोड है, जो यहाँ पे बोल सकते हैं लीफ है, ब्रांचेस हैं, यहीं पे क्या हुआ है, ये जो एक्सिलरी बर्ड है यहीं पे रुके हुए हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे डिवाइड होंगे, तो यहाँ पे लिखा कि ये जो एक्सिलरी बर्ड है आगे चल के लीफ बनाएंगे या फिर फ्लावर बनाएंगे, ब्रांचेस बनाएंगे, कुछ बना सकते हैं आगे, क्योंकि इनके पास कैपेसिटी है क्या करने की, डिवीजन करने की। आगे देखते हैं, द मेरिस्टेमेटिक विच अकर बिटवीन मेच्योर टिश्यू इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी में देखिए क्या होता है कि देखिए एक नॉर्मल स्टेम है हमारा, ठीक है, ये हम लोग रूट वाला बात उसको छोड़ देते हैं, हम लोग शूट सिस्टम पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एपिकल, ये एपिक्स वाला रीजन, ये यहाँ पे क्या होगा, एपिकल मेरिस्टम होगा, कौन सा, शूट एपिकल मेरिस्टम होगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी लेंथ तो बढ़ेगी आगे, इसकी लेंथ बढ़ी, ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, आगे इसकी लेंथ इस तरीके से यहाँ बढ़ गई, लेकिन ये जो होंगे कुछ टिश्यू यहाँ इसकी ये परमानेंट हो गए, लेकिन बीच में कुछ मेरिस्टम बच गए, कुछ परमानेंट नहीं हुए। परमानेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे टिश्यू जो अपने काम को डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, उनको पता है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, अब उनको डिवाइड नहीं करना, उन्हें अपना काम करना है, इसे कहते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू ना कभी जो उनको काम मिल गया ना वही वो काम करेंगे, हाँ कभी हो सकता है वो खुद को दोबारा डिवाइड कर सकते हैं, वो कंडीशन आएगी, बट वो अपना काम करेंगे। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो हमेशा क्या करता है, कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे छूट गए, जो आगे वाला पार्ट था यहाँ पे कुछ परमानेंट टिश्यू बच गए। तो देखेंगे कि दो परमानेंट टिश्यू के बीच में कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बच जाते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम। एक बार फिर से इसको बना के दिखा दियो आपको, ये नॉर्मली एक स्टेम है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए स्टेम है, ठीक है, ये मान लीजिए ये जो एपेक्स है ये क्या है, शूट एपिकल, ठीक, यहाँ पे ढेर सारे मेरिस्टम हैं, ये आगे चल के ग्रो करेगा, ठीक है, ये इसने ग्रो किया और इसकी लेंथ यहाँ तक हो गई, यहाँ से इसकी लेंथ यहाँ हो गई, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ जो टिश्यू थे वो परमानेंट हो गए, ये परमानेंट टिश्यू हो गए, यहाँ पे परमानेंट हो गए, लेकिन बीच में ही कुछ जो टिश्यू है ये मेरिस्टेमेटिक हैं, ठीक है, ये कैसे हो गए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। तो हम बोल सकते हैं कि दो परमानेंट टिश्यू के बीच में अगर
अभी भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बचा हुआ है, इस कंडीशन को बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं इस कंडीशन को पूरे, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट है? जहाँ पे मेच्योर टिश्यू है या फिर हम बोल सकते हैं जो परमानेंट टिश्यू है उनके बीच में प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। आगे देखते हैं कि इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होते हैं। They occur in grasses and regenerate part removed by the grazing herbivores। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो घास है, ग्रासेस हैं, उसे कौन खा रहा है? हर्बिवोर्स खा रहे हैं। गाय खा रही है, भैंस खा रही है, बकरी खा रही है, जो भी ऐसे जानवर है जो कैसे शाकाहारी हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? ग्रासेस को खा रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर उसने जो घास है ऊपर से उसने चढ़ लिया, पूरा खा लिया, उसको खत्म कर दिया, तो क्या अब वहाँ पे कभी ग्रास नहीं रहेंगे? ऐसा नहीं होता है। ग्रास के पास क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम, आप कभी घास उठाइए, बहुत प्यार से देखिए कि उसमें आपको देखने को क्या मिलेगा। इस तरीके के यहाँ पे नोट्स प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से यहाँ से लीफ निकली होंगी, यहाँ से निकले होंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे टिश्यू होंगे जो परमानेंट होंगे, यहाँ पे भी कुछ ऐसे टिश्यू होंगे जो परमानेंट, लेकिन जो बीच में टिश्यू होंगे वो कैसे होंगे? मेरिस्टेमेटिक होंगे। या इसी को बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो आगे चल के रीजनरेट हो जाते हैं, फिर से वहाँ पे एक नया ग्रास हो जाता है, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे मान लीजिए छोटा सा यहाँ पे पौधा है इस ग्रास का, तो यहाँ पे पूरा खत्म हो गया, लेकिन इसके पास कैपेसिटी है फिर से अपने आप को रीजनरेट करने के लिए, किसकी मदद से? इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से, तब फिर से एक नया प्लांट बन जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, बोथ एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम आर प्राइमरी मेरिस्टम बिकॉज दे आर अपीयर अर्ली इन द लाइफ ऑफ द प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम एपिकल मेरिस्टम की बात कर रहे हैं, चाहे शूट एपिकल मेरिस्टम हो गया, रूट एपिकल मेरिस्टम हो गया, या फिर हम बात कर रहे हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम के बारे में। ये दोनों कैसे हैं? प्राइमरी मेरिस्टम है। क्यों कहा गया प्राइमरी मेरिस्टम? इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो जीवन है, जो प्लांट का लाइफ है, स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो प्लांट की लेंथ है, उसकी हाइट है, उसको बढ़ा सकें, ठीक है। याद रखिएगा कि जो प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक एपिकल मेरिस्टम होगा, दूसरा होगा इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल में भी दो होंगे, एक शूट एपिकल मेरिस्टम होगा, दूसरा होगा रूट एपिकल मेरिस्टम। शूट एपिकल मेरिस्टम में क्या होगा कि जो स्टेम है वहाँ पे देखेंगे, जो शूट है उसके ऊपर यहाँ पे एपेक्स पे या फिर बोल सकते हैं टिप पे कौन प्रेजेंट है? शूट एपिकल मेरिस्टम है, जो आगे चल के इस स्टेम का ग्रोथ कराएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सेल होते हैं मेरिस्टम के जो छूट जाते हैं। मान लीजिए नोड पे यहाँ पे एक ब्रांच बना, लीफ बना, लेकिन कुछ यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल छूट जाते हैं, आगे चल के एक्सिलरी बर्ड या फिर लेटरल बर्ड बनाते हैं। ये फिर आगे चल के यही लेटरल बर्ड या एक्सिलरी बर्ड फ्लावर बनाएगा, ब्रांच बनाएगा, ये बाद में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर बात करेंगे रूट एपिकल मेरिस्टम की, तो ये रूट के टिप पे ही प्रेजेंट होते, बाकी कहीं नहीं होते, ये बस रूट के टिप पे ही प्रेजेंट होते हैं और सीधा क्या करते हैं? रूट का लेंथ बढ़ाते हैं जमीन के अंदर, ठीक। दूसरा क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम में क्या था कि मान लीजिए ये यंग यहाँ पे बोल सकते हैं शूट है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये पूरा यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ठूस ठूस के भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वो रीजन है जहाँ पे सेल क्या कर रहे हैं? खुद को डिवाइड कर रहे हैं, खुद का लेंथ बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? जब लेंथ पूरी तरीके से बढ़ गया मेरिस्टम में, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे सेल होंगे जो पूरी तरीके से परमानेंट हो गए। उन्होंने कहा कि अब मुझे डिवाइड नहीं करना, मुझे काम बता दीजिए, मेरा काम क्या है, मुझे काम करना है, ठीक है, वो काम करेंगे। लेकिन बीच में कुछ ऐसे सेल होंगे मेरिस्टम, वो कहेंगे नहीं मुझे काम नहीं, मुझे तो डिवाइड करना, मुझे और आगे जाना है, तो वो तो वहीं रुक जाएंगे। फिर आगे देखेंगे कुछ परमानेंट यहाँ पे टिश्यू हैं जो कहे नहीं नहीं हम थक गए हैं, हम अपने आप को डिवाइड नहीं करेंगे, हमें काम बता दीजिए, हम काम करेंगे। तो दो मैच्योर टिश्यू के बीच में अगर डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं, जो हेल्प करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया गया ग्रास। घास में क्या होता है कि घास को हर्बिवोर्स ने चर लिया, खा लिया, उसे खत्म कर दिया, तो उसके पास कैपेसिटी है कि फिर से वो क्या कर सके? रीजनरेट कर सके, फिर से अपने ढेर सारे यहाँ पे बोल सकते ब्रांचेस, छोटे छोटे ब्रांचेस ला सके, ताकि फिर से वो अपना उस एरिया को कवर कर सके, ठीक है, उसमें ग्रोथ हो सके। तो चाहे एपिकल मेरिस्टम हो या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टम हो, दोनों ही कैसे होते हैं? प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं। ये अपीयर होते हैं प्लांट के अर्ली लाइफ से, जब से प्लांट ग्रो किया उसी टाइम से ये प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि इनके लेंथ को बढ़ा सके। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। The meristem that occur in mature region of the root and shoot of many plant, particularly that produce woody axis and appear later then the primary meristem is called secondary or lateral meristem। देखिए secondary meristem में क्या होता है? ऐसे मेरिस्टम्स, ऐसे सेल जो खुद को डिवाइड कर रहे हैं। कब, कहाँ डिवाइड कर रहे हैं? जो मेच्योर रीजन है रूट का चाहे शूट का। और ये कब बन रहे हैं? ये बन रहे हैं जब प्राइमरी मेरिस्टम है उसके बाद आ रहे हैं लाइफ में।
कभी आपने प्लांट देखा, आपने छोटा सा पौधा लगाया, मान लीजिए आपने मैंगो का प्लांट लाया, खुशी खुशी लगाया उसको, छोटा सा बच्चा सा एकदम उसका पौधा है, आप देखेंगे उसका स्टेम कितना नाजुक है, हरा है। लेकिन जैसे जैसे वो मैंगो का ट्री बड़ा होता जा रहा है, आप देखेंगे कि उसका जो स्टेम है वो उड़ी हो रहा है, हार्ड हो रहा है, मजबूत हो रहा है। क्यों हो रहा है? फिर आप कुछ साल बाद देखेंगे उसकी ग्रिथ, उसकी मोटाई जो है वो और ज़्यादा हो गई, ग्रिथ ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, हम बोल सकते हैं उसका लैटरल जो एरिया है वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। लेंथ तो बढ़ ही रहा है, लेंथ किसकी वजह से बढ़ रहा है, प्राइमरी मेरिस्टम की वजह से बढ़ रहा है। लेकिन जो उसकी चौड़ाई है या फिर बोल सकते हैं उसकी ग्रिथ जो है उसका ये, वो किसकी वजह से बढ़ रहा है, वो सेकेंडरी या फिर लैटरल मेरिस्टम की वजह से बढ़ रहा है। तो ऐसे मेरिस्टम जो कि कहाँ से निकल रहे हैं, वो निकल रहे हैं मैच्योर रीजन से निकल रहे, चाहे रूट हो गया, चाहे शूट हो गया कुछ प्लांट्स में, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, उसकी ग्रिथ को बढ़ा रहे हैं, उसके डायमीटर को बढ़ा रहे हैं। ओके, और एक कहाँ देखने को मिलेंगे, जो ओडी एक्सिस है वहाँ पे। अगर आपने आम का पेड़ लगाया है कभी लाइफ में, छोटा सा पौधा लाया आपने, कुछ साल बाद, 5 साल बाद या 6 साल बाद आपने उसको देखा, तो आप उसको देखेंगे तो बाहर क्या है, जो उसका स्टेम आपको कभी सॉफ्ट लगता था, टच करने में लगता था कि टूट जाएगा, वो क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उसका डायमीटर बढ़ गया, वो हार्ड हो गया, वो अब ओडी हो गया है। ठीक है, उसके ऊपर क्या है, ढेर सारे बोल सकते हैं बार्क आ गए हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो गए, ये सेकेंडरी या फिर लैटरल मेरिस्टम हो गए, जो क्या करेंगे, ये लेंथ नहीं बढ़ा रहे, ये उसका मोटापा बढ़ा रहे हैं। बोल सकते हैं कि जो स्टेम है उसका डायमीटर बढ़ा रहे हैं ये। दे आर सिलिंड्रिकल मेरिस्टम, ये देखने में कैसे होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं। फैसिकुलर, वैस्कुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम आर द एग्जाम्पल ऑफ द लैटरल मेरिस्टम। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं लैटरल या फिर सेकेंडरी मेरिस्टम के बारे में, जिसका नाम है पहला फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम है, दूसरा इंटर फैसिकुलर कैम्बियम, फिर तीसरा है कॉर कैम्बियम। ये क्या है, लैटरल मेरिस्टम है, सेकेंडरी मेरिस्टम है, जिनका काम क्या है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू। इनका काम होता है सेकेंडरी टिश्यू बनाना। सेकेंडरी टिश्यू में क्या होगा, सेकेंडरी बोल सकते हैं जाइलम हो गया, सेकेंडरी फ्लोएम हो गया, ये सब क्या है, सेकेंडरी टिश्यू है। और इनका मेन काम क्या होगा, ग्रिथ या बोल सकते हैं डायमीटर बढ़ाना, किसका, प्लांट का। आगे चलते हैं। Following division of the cell in both primary as well as secondary meristem, the newly formed cell become structurally and functionally specialized and lose the ability to divide. Such cell are termed as permanent or mature cell and constitute the permanent tissue. ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, कि जिस तरीके से डिवीजन हो रहा है चाहे प्राइमरी या फिर सेकेंडरी मेरिस्टम में। प्राइमरी मेरिस्टम में कौन है, याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा, एक एक सीक्वेंस है कि प्राइमरी मेरिस्टम में कौन आएंगे, एपिकल मेरिस्टम, सूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम। इसके अलावा कौन है, इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये क्या है, प्राइमरी मेरिस्टम है। लेकिन बात करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम में, ये सेकेंडरी मेरिस्टम बाद में आती है प्लांट की लाइफ में। जब प्लांट में आपने लगा दिया छोटा सा पौधा, उसके पास से प्राइमरी मेरिस्टम होगा जो उसका लेंथ बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। लेकिन जो सेकेंडरी मेरिस्टम है ये भी कैसे है, मेरिस्टमेटिक सेल है, मतलब कि डिवाइड करते रहेंगे पूरे लाइफ टाइम तक। लेकिन ये कैसे हैं, ये बाद में आएंगे जब प्लांट थोड़ा हाइट तक ग्रो कर जाएगा, फिर धीरे धीरे जब वो बोल सकते हैं यंग हो जाएगा, तो तब जाके सेकेंडरी या फिर लैटरल मेरिस्टम आएंगे जो क्या करेंगे, प्लांट का डायमीटर, उसका ग्रिथ बढ़ाएंगे। ओके, तो ये दोनों ही कैसे होते हैं, इनको हम बोल सकते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू हैं। लेकिन अब दूसरा हमने पढ़ा था कि जो परमानेंट टिश्यू है, मैच्योर सेल है, उनके बारे में लिखा गया है कि जब चाहे सेल प्राइमरी के हो या फिर सेकेंडरी मेरिस्टम के हो, दोनों का काम क्या है, डिवीजन करना। लेकिन जब नया सेल बन जाता है, जब डिवीजन हो गया, मेरिस्टमेटिक की जो सेल थे कुछ डिवाइड करके आगे चल के बोल रहे नहीं अब हमको क्या करना, हमको डिवाइड नहीं करना, हम अपना काम मुझे बता दीजिए, मैं अपना काम करूँगा, मीन्स वो परमानेंट हो गए। परमानेंट का मतलब क्या है कि ऐसे सेल जो आगे चल के डिवाइड करने से मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें मैच्योर कर दीजिए, हमें हमारा काम दिखा दीजिए, हम अपना काम करेंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू या परमानेंट सेल बोलेंगे। सीधे सीधे लिखा है कि चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी मेरिस्टम हो, यहाँ पे चाहे प्राइमरी मेरिस्टम से निकला हो चाहे सेकेंडरी मेरिस्टम से निकला हो, ये जो आगे सेल मान लीजिए 1 से 2 बन गए, 2 से 4 सेल बन गए, तो ये सेल कह रहे हैं, नखरा दिखा रहे हैं, नहीं हमको अब सेल डिवीजन नहीं करना है, हमको यहाँ पे मेरिस्टमेटिक का कोई काम नहीं करना, हमें मैच्योर कर दीजिए, हमारा काम बता दीजिए, हमें डिफ्रेंशिएट कर दीजिए ताकि अपना काम करें। तो यही आगे चल के क्या हो जाएंगे, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज हो जाएंगे, इनके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन हो जाएगा, इनका फंक्शन बता दिया जाएगा और इनसे जो इनकी कैपेसिटी थी डिवाइड करने की उसे छीन लिया जाएगा।
तब जाके क्या बनेंगे, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बन जाएंगे। तो याद रखिएगा कि जो चाहे प्राइमरी मेरिस्टम हो या सेकेंडरी मेरिस्टम हो, इन्हीं के सेल डिवाइड किए आगे चल के, और वो सेल ने कहा कि अब हमें काम नहीं करना, मतलब अब हमें डिवाइड नहीं करना, वही सेल उनके स्ट्रक्चर में, उनके फंक्शन में क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, चेंजेस कर दिए गए, और क्या कर दिया गया, उनकी जो एबिलिटी थी डिवाइड करने की उसे छीन लिया गया कि अब तुम्हें परमानेंट बना दिया जा रहा है, आज से तुम ये काम करोगे। तुम्हें परमानेंट इसलिए बना दिया गया कि क्योंकि तुम्हें आगे डिवाइड नहीं करना है। तो परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, डिवाइड नहीं करते। हाँ, जब जरूरत पड़ती है तब ये परमानेंट टिश्यू आगे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये परमानेंट टिश्यू वही है जो प्राइमरी मेरिस्टम या फिर लैटरल या सेकेंडरी मेरिस्टम जो बना रहे हैं टिश्यू, आगे चल के वो मेरिस्टम वाला काम नहीं करना चाहते, डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, उनके सेल में बोल सकते हैं, उनके सेल में स्ट्रक्चर में क्या हो गया, चेंजेस आ गया, फंक्शन में उनका बता दिया गया कि आपका स्पेशल फंक्शन है, आप ये काम करिए, लेकिन आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो उन्हें हम बोलेंगे परमानेंट या फिर मैच्योर सेल बोलेंगे। During the formation of the primary plant body, a specific region of the apical meristem produces the dermal tissue, ground tissue and the vascular tissue. ठीक है, जब प्राइमरी प्लांट बॉडी बन रहा था, मान लीजिए छोटा सा पौधा जब धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, मान लीजिए इतना बड़ा लेंथ था, धीरे धीरे ग्रो करके इतना हो गया, ठीक है, इतना बड़ा पौधा आपने लगाया, मान लीजिए इतना बड़ा पौधा है, धीरे धीरे ये ग्रो करता हुआ आगे बढ़ रहा, मतलब उसकी लेंथ बढ़ रही है। किसकी वजह से बढ़ रही है, जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनकी वजह से बढ़ रही है, क्योंकि अभी प्राइमरी स्टेज, शुरुआत की स्टेज की बात की गई है, प्लांट अभी छोटा है, छोटा सा है, पौधा है अभी, ठीक है, धीरे धीरे उसकी लेंथ जो बढ़ रही है, शूट एपिकल मेरिस्टम जो आगे चल रहा है, रूट एपिकल मेरिस्टम जो नीचे, ये क्या है, प्राइमरी मेरिस्टम है। लेकिन अब क्या हुआ, अब बोल सकते हैं काफ़ी हाइट तक प्लांट ग्रो कर गया, लेकिन अब क्या हुआ, उसकी ग्रिथ भी बढ़ानी है, उसको मजबूती भी देनी है, हाँ, उसका डायमीटर भी बढ़ाना, तो अब यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टम आएगा। तो क्या होता है कि जब प्राइमरी प्लांट बॉडी अपने आप को धीरे धीरे बन रही है, धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करे, उस टाइम ना स्पेशल रीजन थे, जैसे कि एपिकल मेरिस्टम जो था, एपिकल मेरिस्टम, ये एपिकल मेरिस्टम जो था, इसने क्या किया, कुछ प्रोड्यूस कर दिया, जैसे कि डर्मल टिश्यू हो गया, ग्राउंड टिश्यू हो गया और वेस्कुलर टिश्यू हो गया, ठीक है। डर्मल का मतलब क्या होता है कि आउटर पार्ट वाला, जैसे कि एपिडर्मिस का पूरा सिस्टम आ जाएगा इसमें, ठीक है। वेस्कुलर में कौन आएगा, वेस्कुलर में आ जाएंगे जाइलम, फ्लोएम, ये क्या है, वेस्कुलर टिश्यू, इनका काम क्या है, कंडक्शन कराना, वाटर, मिनरल्स, जो भी फोटोसिंथेटिक थे उनका, मतलब खाने का पूरा क्या कराना है, पूरे प्लांट की बॉडी में क्या कराना है, पूरी तरीके से कंडक्शन कराना है। इसके अलावा ग्राउंड टिश्यू मीन्स डर्मल टिश्यू, एपिडर्मिस का जो पार्ट है, जो एपिडर्मिस का मतलब होता है आउटर लेयर, ठीक है, जो आउटर लेयर होगा वहाँ पे भी जो ढेर सारे टिश्यू प्रेजेंट होंगे उनको छोड़ दिया जाए। इसके अलावा जाइलम फ्लोएम को भी छोड़ दिया जाए, जितने भी टिश्यू प्रेजेंट होंगे प्लांट की बॉडी में उन्हें सबको मिला के क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू। ओके, चलिए एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसको। एपिकल मेरिस्टम क्या है, ये प्राइमरी मेरिस्टम है, इनका काम क्या है कि स्टार्टिंग में ही जब प्लांट छोटा सा है उसका ग्रोथ कराना, उसकी लेंथ को बढ़ाना, कौन कराना है, एपिकल मेरिस्टम करा रहे हैं। इसके अलावा इंटर कैलरी जो प्रेजेंट है ग्रासेस में, जरूरी नहीं है कि सब पे इंटर कैलरी प्रेजेंट हो, बट हाँ एपिकल मेरिस्टम सब में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूट में और शूट में। देखिए रूट वाला स्ट्रक्चर है कि हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बहुत अच्छे से पढ़ा था। हमने देखा था कि जो रूट सिस्टम था, रूट वाले सिस्टम में हमने देखा यहाँ पे इस तरीके का रूट है, ठीक है, यहाँ पे 3 रीजन हो गए, 1 2 3 एंड दिस इज द रूट कैप, ठीक है। ये सबसे नीचे वाला जो डिस्टिंक्ट पार्ट वाला बहुत दूर वाला पार्ट है, ये सॉइल हो गया, जमीन है, ठीक है। आपने जमीन पे देखा कि रूट काफ़ी गहराई तक है, मान लीजिए ये चला गया 1 फीट तक चला गया, फॉर एग्जाम्पल सपोज करके इतना चला गया, तो जो दूर वाला पार्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट रीजन बोल रहे हैं। वहाँ पे थिम्बल लाइक यहाँ पे बोला गया थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से रूट कैप बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट में देखते हैं, ठीक है। रूट पॉकेट कहाँ था, जो एक्वेटिक प्लांट है उनमें देखने को मिल रहा था। टेरेस्ट्रियल प्लांट में क्या होता है, रूट कैप होता है, जैसे पेन का कैप होता है ना, कि हमने पेन को कवर करना है, बंद करना है ताकि इंक बाहर ना निकले, देखिए इस तरीके से कैप होता है ताकि हम क्या कर सके, पेन को बंद कर सकें इस तरीके से, ठीक है। ये कैप, वो क्या हो गया, रूट कैप। यहाँ पे इसके ऊपर कुछ मिलीमीटर ऊपर जाएंगे, कौन होगा, मेरिस्टेमेटिक जोन होगा, ऐसा जोन जहाँ पे ढेर सारे सेल डिवाइड कर रहे हैं। ये क्यों रूट कैप के बगल में है, इसीलिए है यहाँ पे ढेर सारे सेल डिवाइड करें और लेंथ क्या हो, बढ़ती जाए, रूट की लेंथ बढ़ती जाए, जमीन के नीचे और यहाँ पे दूर तक रूट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन है। लेकिन कुछ जो नखड़े दिखा रहे हैं, बोले कि हमें अब नहीं डिवाइड करना, हमें हमारा काम बता दीजिए। तो यहाँ के जो सेल होंगे वो क्या होंगे, इलोंगेट हो जाएंगे, उनमें वैक्यूल डेवलप हो जाएगा, उनका जो प्रोटोप्लाज्म होगा बोल सकते हैं कि उनमें न्यूक्लियस वगैरह सारे ऑर्गेनल्स धीरे धीरे आ जाएंगे। वो कौन से रीजन में चले जाएंगे, सेल बड़ा हो रहा है, यहाँ पे सेल का ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे सेल का ग्रोथ हो रहा है, धीरे धीरे सेल को क्या किया जा रहा है, उसको ट्रेंड किया जा रहा है कि अब तुम्हारा काम डिसाइड
किया जाएगा, तुम्हारा काम दिया जाएगा। देखिए ये वाला कौन होगा, इलोंगेशन जोन हो जाएगा। इलोंगेशन जोन में क्या होगा कि सेल क्या होंगे, जो मेरिस्टेमेटिक जोन से जो सेल थे वो डिवाइड हुए थे, अब वही सेल आगे कह रहे हैं हम डिवीजन नहीं करेंगे, आगे लेंथ नहीं बढ़ाएंगे, हमें हमारा काम बता दीजिए, हम परमानेंट होना चाहते हैं, ठीक है, उनको भी तो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, यही मेरिस्टेमेटिक के जो सेल थे आगे इलोंगेट हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, उनमें वैक्यूल प्रेजेंट हो जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा। कौन से रीजन में आएंगे, रीजन इलोंगेशन जोन में आ जाएंगे। अब इलोंगेट हो गए, ग्रोथ हो गया, अब उनको मैच्योर, अब उनकी बारी आ गई, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कहाँ जाएंगे मैच्योरेशन के लिए, सेल में कुछ मॉडिफिकेशन होगा उनके प्रोटोप्लाज्म वगैरह में, कहाँ पहुँच जाएंगे, ये मैच्योरेशन जोन में प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वही टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो परमानेंट हो जाते हैं पूरी तरीके से, जिनका कोई काम नहीं होता है डिवीजन करने में, जिनका काम होता है कि जो भी उनको काम दिया गया है, अगर मान लीजिए इपिडर्मल, यहाँ पे जो इपिडर्मिस से कुछ छोटे छोटे यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी, रूट हेयर, तो उनका काम, अगर रूट हेयर का काम है वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, तो वही करेंगे वो। तो बोल सकते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक जोन है वो रूट कैप के जस्ट बगल में है, या फिर बोल सकते हैं कुछ मिलीमीटर ऊपर है। इसका मेन काम क्या है, सेल को डिवाइड करना, टिश्यू को डिवाइड करना, ताकि रूट का लेंथ बढ़ सके, ठीक है, रूट का लेंथ बढ़ सके। और कुछ जो सेल हैं जो नहीं चाहते डिवाइड करना, परमानेंट होना चाहते हैं, वो धीरे धीरे इलोंगेट हो जाएंगे, उनका वैक्यूल आ जाएगा, उनके धीरे धीरे ऑर्गेनल्स पूरी तरीके से डेवलप होने लगेंगे। वो कहाँ पहुँच जाएंगे, इलोंगेशन जोन में पहुँच जाएंगे। इलोंगेशन जोन से जब पूरी तरीके से वो ग्रोथ हो गई, यंग हो गए, मतलब हो सकते हैं मेच्योर होने वाले हैं, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ दी जाएगी, मैच्योरेशन जोन में, जहाँ पे सिर्फ परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब चलिए एक बार डायग्राम में देख लेते हैं एपिकल मेरिस्टम रूट के बारे में। सबसे नीचे कौन था, रूट कैप था, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। इसका काम क्या है, जो रूट है, एपेक्स है, बहुत नाजुक है, ज़मीन के अंदर उसको जाना है, तो क्या करेगा, रूट कैप उसको प्रोटेक्शन करेगा, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। अगर रूट कैप नहीं प्रेजेंट है, जो रूट की टिप पे जहाँ पे कौन प्रेजेंट है, रूट एपिकल मेरिस्टम, अगर ये टूट गया तब तो लेंथ नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इन्हीं के पास क्या होता है, कैपेसिटी होता है डिवाइड करने का। यही वो टिश्यू है, वही ये सेल हैं जो लगातार डिवाइड करते जाएंगे पूरी लाइफ टाइम तक। तो रूट कैप का यही काम है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किसका, टिप का, किसके, रूट का, रूट की टिप का। ओके, अब देखते हैं ये रूट कैप हो गया, ये कुछ मिलीमीटर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे यहाँ पे टिश्यू या बोल सकते हैं सेल प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम। ये रूट एपिकल मेरिस्टम क्या करेंगे, ये मेरिस्टेमेटिक जोन है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जोन में ये रूट एपिकल मेरिस्टम यहाँ पे टिश्यू क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आगे जो डिवाइड करेंगे, मान लीजिए आगे उनको डिवाइड करना, वो लेंथ बढ़ाएंगे रूट का, लेकिन जो कुछ नखड़े दिखाएंगे उनको कहना है कि नहीं हमको डिवाइड नहीं करना, हमको अपना काम चाहिए, तो वो आगे चल के क्या हो जाएंगे, इलोंगेट हो जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे, इलोंगेशन जोन में। फिर उससे ज़्यादा उनको उनका काम दिया जाएगा, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएंगे, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे मैच्योरेशन जोन में। तो ये क्या हो गया, रूट कैप हो गया। ये हो गया रूट एपिकल मेरिस्टम, ये कहाँ प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक जोन में। यहाँ देखिए इनिशियल ऑफ द सेंट्रल सिलिंड्रिकल एंड द कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स वगैरह अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तब क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे इनिशिएशन ऑफ, या बोल सकते हैं इनिशियल रूट कैप, ये पूरा एरिया क्या है, रूट कैप है। रूट कैप के ऊपर ही मेरिस्टेमेटिक वाला है, जहाँ पे कैपेसिटी है डिवाइड करने के लिए, और बाकी कॉर्टेक्स, ये सब जो रीजन है हम लोग आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये बीच में देखिए सेंट्रल सिलेंडर, ये क्या है, मैच्योर हो रहे हैं, ये वहाँ पे ऐसे टिश्यू हैं जो मैच्योर हो रहे हैं, जो परमानेंट हो रहे हैं, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पे ये भी डिवाइड कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए क्या हो रहे हैं, परमानेंट हो रहे हैं, अपना काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने जा रहे हैं। अब देखते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम में। शूट एपिकल मेरिस्टम में क्या होगा, ये ज़मीन के नीचे वाला पार्ट रूट था, अब ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट को मान लीजिए छोटा सा प्लांट लगा, ये शूट है, इसका टिप, ये टिप वाला पोर्शन है, ठीक है। इसको देखते हैं, यहाँ पे दिया गया ये जो ये टिप लाइक इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलेंगे, लीफ प्राइमोडियल। यहाँ से क्या निकलेगा, लीफ निकलेगा। कभी भी आप प्लांट लगाए हैं तो देखेंगे जो एकदम टिप है ना, उसके ऊपर छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे, आगे चल के ब्रांच बन सकता है, लीफ बन सकता है, कुछ तो स्ट्रक्चर बनेगा आगे, ठीक है। तो ये क्या है, लीफ प्राइमोडियल है, आगे इनको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। ये क्या है, इसको बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। ये शूट एपिकल मेरिस्टम है जो क्या कर रहा है, स्टेम की लेंथ बढ़ा रहा है। इसी के पास, इसी टिश्यू के पास कैपेसिटी है क्या करने की, डिवाइड करने की, ताकि ये आगे चल के लेंथ बढ़ा सके स्टेम का। स्टेम अभी इतना बड़ा है तो आगे चल के और बड़ा हो जाए, ठीक है। तो ये किसकी मदद से होगा, शूट एपिकल मेरिस्टम की मदद से होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे जब
स्टेम की लेंथ। रूट में कहीं नहीं दिया था। बहुत खास बात है कि रूट में कभी भी एक्सिलरी बड ये सब कुछ नहीं प्रेजेंट होता। रूट का काम सिर्फ है लेंथ बढ़ाना मेरिस्टेमेटिक जोन से। लेकिन शूट में आप देखेंगे, शूट का मतलब स्टेम की बात कर रही हूँ मैं, स्टेम में आप देखेंगे कि आपको कहीं कहीं छोटे छोटे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से देखने को मिलेंगे, जहाँ पे नोड होगा, जहाँ से कभी लीफ निकला होगा, जहाँ पे कभी ब्रांचेस निकले होंगे, आप छोटा सा वहाँ स्ट्रक्चर देखेंगे। क्यों देखेंगे? देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में कि यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टम है, ये इसका काम क्या है? आगे लेंथ बढ़ाना। लेकिन जब ये लेंथ अपना बढ़ा रहा है आगे, तो कुछ इससे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू छूट जा रहे हैं, यहाँ पे छूट जा रहे हैं। ये नोड है, ये एरिया नोड है, ठीक है। देखिए ये नोड है, तभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टेम, या बोल सकते हैं यहाँ से ब्रांचेस निकल रही है सिस्टम से, या लीफ निकल रहे, जो भी निकल रहे हैं यहाँ से। ये जो नोड है, नोड से यहाँ पे लीफ निकल सकते हैं, ब्रांचेस निकल सकते हैं। तो यहाँ से कुछ यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखिए छूट जा रहे हैं, साइड में देखिए छूट जा रहे हैं। इन्हीं को बोलते हैं एक्सिलरी बड। आगे चल के फ्लावर बना सकते हैं, ब्रांच बना सकते हैं, ये आगे चल के बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू। डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या है कि वेस्कुलर टिश्यू में हो सकता है जाइलम, फ्लोएम, कुछ भी दिया हो। ये अपना काम उसने डिसाइड कर लिया कि उनका काम क्या है, ठीक। तो याद रखिएगा कि रूट एपिकल मेरिस्टम में किसी भी टाइप का एक्सिलरी बड नहीं प्रेजेंट होता। सीधा जो भी मेरिस्टम है वो आगे चल के डिवीजन करके आगे अपना लेंथ बढ़ाएगा। लेकिन स्टेम में क्या होगा कि मान लीजिए ये स्टेम है, सपोज करिए स्टेम है, ठीक है, ये इसका टिप है, इसको हम क्या बोलेंगे? शूट एपिकल मेरिस्टम बोलेंगे। लेकिन ये तो लेंथ कभी बढ़ाएगा। मान लीजिए इसने लेंथ अपना बढ़ा लिया इतना, लेकिन यहाँ पे नोड प्रेजेंट है, ये नोड है, यहाँ से लीफ निकल गए, ठीक है, यहाँ पे लीफ निकल गई इस तरीके से, लेकिन कुछ यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बच गए, यहाँ पे कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बच गए, यहाँ पे लेंथ हो गया, फिर आगे चला गया। इससे हम क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बर्ड बोलेंगे, या फिर लैटरल बर्ड, जिसके पास कैपेसिटी होगी डिवाइड करने की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे देखते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू या ऐसे सेल जो आगे डिवाइड नहीं कर रहे, आगे चल के ये मैच्योर हो जा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। द सेल ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। जो सेल हैं परमानेंट टिश्यू के, वो जनरली डिवाइड नहीं करते, लेकिन हाँ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो कर सकते हैं, कैन बी डिवाइड। लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखिए होता क्या है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या सेल है, वो उसने डिवाइड किया और यहाँ पे उसने सेल बना जो कि परमानेंट हो गए। उनको परमानेंट होना था, उनका काम डिसाइड हो गया। उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट कर दिया गया, काम को उनको बता दिया गया, उन सेल को डिफरेंशिएट कर दिया गया, मैच्योर बना दिया गया कि आप तुम्हारा काम ये है। लेकिन ज़रूरत पड़ने पे जो परमानेंट टिश्यू है ये क्या करते हैं? आगे चल के डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बना सकते हैं? सेकेंडरी टिश्यू बना सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। लेकिन जब ये जो बोल सकते हैं जो सेकेंडरी टिश्यू हैं या फिर ये जब डिवाइड कर चुके हैं, इनको फिर से क्या करना? परमानेंट बनना, अपनी कैपेसिटी को लूज करना। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रीडिफरेंशिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रीडिफरेंशिएशन बोलेंगे। तो याद रखिएगा कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू हैं, सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे चल के डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इनमें से क्या हो जाएंगे? मैच्योर हो जाएंगे, परमानेंट बन जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन बोलेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे परमानेंट टिश्यू जीवन भर परमानेंट रहे। वो आगे चल के उनके पास कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनने की कैपेसिटी होती है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। फिर से जो ये डी डिफरेंशिएशन के बाद जो ये सेल बने हुए ये आगे चल के फिर से परमानेंट हो रहे हैं, फिर से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे। जैसे कि सेकेंडरी जाइलम हो गया, सेकेंडरी फ्लोएम हो गया, ये क्या होते हैं? डी डिफरेंशिएशन टिश्यू होते हैं। आगे चलते हैं। परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल द सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर सिंपल टिश्यू, ठीक है। ऐसे परमानेंट टिश्यू जिनका जो सेल है वो सिमिलर स्ट्रक्चर में होंगे, उनका कॉमन फंक्शन होगा, उन्हें हम क्या बोलेंगे? सिंपल टिश्यू बोलेंगे। मतलब कि अगर वो स्पेरिकल में है तो स्पेरिकल में ही प्रेजेंट होंगे, अगर बोल सकते हैं वो रेक्टेंगुलर हैं तो वो रेक्टेंगुलर में ही प्रेजेंट है, मतलब कि इनका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। उस टाइप के हम टिश्यू को क्या बोलेंगे? सिंपल टिश्यू बोलेंगे। परमानेंट टिश्यू हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ऐसे परमानेंट टिश्यू जिनके जो सेल के शेप है वो डिफरेंट है। जरूरी नहीं है कि अगर कोई स्पेरिकल है तो सामने वाला स्पेरिकल होगा, नहीं, क्या पता वो पॉलीगोनल हो सकता है या फिर डिफरेंट यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। चलिए एक करके पढ़ते हैं। सिंपल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। अ सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। जो सिंपल टिश्यू की खास बात यह है कि सिर्फ एक टाइप के सेल से बनते हैं। द वेरियस सिंपल टिश्यू इन द प्लांट आर पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के सिंपल टिश्यू देखने को मिलते हैं। पहला कौन है? पैरेन्काइमा है, दूसरा है कॉलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। अब देखते हैं एक एक करके पढ़ते हैं।
पैरेन्काइमा फॉर्म द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन। अगर बात करते हैं प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट है, तो सबसे ज़्यादा अगर परमानेंट टिश्यू देखा जाए तो कौन प्रेजेंट होगा? पैरेन्काइमा, जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू है, क्योंकि यहाँ पे बस एक टाइप के ही सेल प्रेजेंट होंगे। द सेल ऑफ द पैरेन्काइमा आर जनरली आइसोडायमेट्रिक। जो सेल होंगे पैरेन्काइमा टिश्यू की, ये कैसे होंगी? आइसोडायमेट्रिक का मतलब एक डायमीटर में होंगी। मतलब अगर ये स्पेरिकल है तो ये स्पेरिकल ही रहेगा, मीन्स इनका जो डायमीटर होगा सेम होगा। इस तरीके से इनका जो डायमीटर होगा सेम एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी टिश्यू प्रेजेंट होंगे परमानेंट में, पैरेन्काइमा की बात की जा रही है सिंपल, ये कैसे होंगे बोल सकते हैं? यहाँ पे सिर्फ एक टाइप के यहाँ पे सेल प्रेजेंट होंगे जो कि आइसोडायमेट्रिक होंगे, जिनका डायमीटर एक एक्सिस पे लाई करेगा। दे मे बी स्पेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप। इनका शेप डिफरेंट हो सकता है, बट जब भी प्रेजेंट होंगे एक जैसे प्रेजेंट होंगे। स्पेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, राउंड हो सकता है, पॉलीगोनल या फिर इलोंगेटेड शेप में प्रेजेंट हो सकते हैं। दियर वॉल आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनकी वॉल जो होगी पतली होगी और किससे बनी होगी? बोल सकते हैं सेलुलोज से। याद रखिए, अगर प्लांट का सेल वॉल की बात करते हैं, जो प्राइमरी सेल वॉल है वो कैसी होगी? थिन होगा, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल जो होगा वो थिन होगा, पतला होगा, सेलुलोज का बना होगा मोस्टली टाइम। लेकिन बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की, ये कैसे होंगे? थिक होंगे, ठीक है। ये डिफरेंट चीज़ों से बन सकते हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो याद रखिएगा कि जो सेल वॉल होगा, ये प्राइमरी वॉल होगा वो कैसे होगा? पतला होगा, थिन होगा, सेलुलोज से बना हुआ किसमें? पैरेन्काइमा में। जो कि सेकेंडरी वॉल होगा इसमें नहीं प्रेजेंट होगा। सेकेंडरी वॉल जिसमें भी प्रेजेंट होंगे, सेल वॉल जिसमें भी सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होंगे वो थिक होंगे, मोटे होंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया दे मे बी आइदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। ये एकदम पास होंगे या फिर यहाँ पे छोटे छोटे इंटरसेलुलर स्पेस हो सकते हैं। मान लीजिए राउंड है इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे कुछ स्पेस छूट सकते हैं इनके बीच में, या नहीं भी हो सकते, कॉम्पैक्टली पैक हो सकते हैं, एकदम पास हो सकते हैं ये इनके सेल, ठीक है। The parenchyma perform various function like photosynthesis, storage and secretion. पैरेन्काइमा का जो मेन काम है क्या करना है? स्टोरेज काम करना है। इसका मेन फंक्शन जो है स्टोरेज का है। बाकी इसके अलावा इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से खाना भी बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, खाने को भी स्टोर कर सकते हैं और सिक्रेशन का भी काम कर सकते हैं, जैसे कि ऑयल सिक्रेट कर सकते हैं, रेजिन हो गया, टैनिन हो गया, ये सिक्रेट कर सकते हैं। कौन? पैरेन्काइमा की टिश्यू। यहाँ पे देखते हैं, ये पैरेन्काइमस, यहाँ पे देखिए टिश्यू है, इनके सेल देखिए किस तरीके से अरेंज्ड हैं। इस तरीके से यहाँ पे एक ही डायमीटर में अरेंज्ड होंगे, चाहे जो भी होगा, चाहे राउंड हो गया, स्पेरिकल हो गया, इलोंगेटेड, जो भी फॉर्म में होंगे सब एक ही जैसे प्रेजेंट होंगे। क्योंकि सिंपल टिश्यू का यही मतलब है कि जब भी यहाँ पे परमानेंट टिश्यू, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, चाहे पैरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, स्क्लेरेन्काइमा हो गया, जब भी प्रेजेंट होंगे सिमिलर टाइप के सेल से बने होंगे, ठीक है। इनमें देखेंगे कि आपको कहीं कहीं पे इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल सकता है, नहीं भी देखने को मिल सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। मेन काम क्या है? स्टोरेज का काम करना है इनका। इसके अलावा इनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करेंगे और सिक्रीशन भी कराएंगे, किसका? टैनिन का, रेजिन का, ऑयल का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरेन्काइमा। द क्लोरेन्काइमा अकर इन द लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट। क्या होता है? जो क्लोरेन्काइमा होते हैं ना, अगर हम डाइकॉट प्लांट के बारे में बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द, सब में नहीं, मोस्ट ऑफ द, ठीक है, ज़्यादा करके जो डाइकॉट प्लांट हैं, जो भी प्लांट होंगे, ऊपर कौन सा लेयर होगा? एपिडर्मिस होगा, ठीक है। कौन होगा? एपिडर्मिस, नाम से लगता है एपिडर्मिस। डर्मिस का मतलब होता है लेयर, ईपी का मतलब ऊपर, सबसे आउटर जो लेयर होगा प्लांट का, ह्यूमन का, किसी का, उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। अगर हम बात करें प्लांट की, वो भी कैसे प्लांट की? मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी कौन होगा? एपिडर्मिस होगा। कौन होगा? एपिडर्मिस होगा। उसके नीचे आपको लेयर देखने को मिलेंगे, काफ़ी लेयर देखने को मिलेंगे। किसके देखने को मिलेंगे? हाइपोडर्मिस के देखने को मिलेंगे। किसके? हाइपोडर्मिस। जो हाइपोडर्मिस है किसके नीचे प्रेजेंट है? कई लेयर में प्रेजेंट है। हाइपोडर्मिस कई सारे लेयर्स में प्रेजेंट है। किसके नीचे प्रेजेंट है? एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट है। ये कहाँ, किससे बना हुआ है? कोलेनकाइमा का। कहाँ प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है मोस्ट ऑफ द डाइकॉट। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे मोनोकॉट्स की, तो वहाँ पे जो हाइपोडर्मिस है ना, क्लोरेन्काइमा का नहीं बना रहेगा, स्क्लेरेन्काइमा का बना रहेगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो याद रखिए कि जो क्लोरेन्काइमा है, ये एपिडर्मिस के नीचे कई लेयर में प्रेजेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स के। किससे बने हुए हैं? क्लोरेन्काइमा। अगर मोनोकॉट्स की बात करेंगे, वहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा के हाइपोडर्मिस बने होंगे स्टेम में, ठीक है। इट इज फाउंड आइदर एज अ होमोजीनियस लेयर और इन पैचेस। या तो होमोजीनियस लेयर का मतलब होगा यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होंगे, या फिर
पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए इस तरीके के पैचेस होंगे, यूनिफॉर्म नहीं प्रेजेंट होंगे। कौन? हाइपोडर्मिस, या बोल सकते हैं कोलेनकाइमा। यहाँ पे देखते हैं आगे, इट कंसिस्ट ऑफ द सेल विच आर मच थिकन एट द कॉर्नर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। इनके पास क्या होता है, जो इनका सेल स्ट्रक्चर देखिए, इनका सेल देखिए यहाँ कॉर्नर में मोटा मोटा सा है, यहाँ पे देखिए कॉर्नर में मोटे हो गए। क्यों हो गए हैं? इस वजह से हो गए कि सेलुलोज से तो सेल वॉल बना ही है, इसके अलावा यहाँ पे हेमीसेलुलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन है, जिसकी वजह से जो इनके कॉर्नर हैं, इनके जो सेल के जो कॉर्नर है वो कैसे हो गए? मोटे हो गए हैं। इनके पास जो प्राइमरी सेल वॉल है वो किससे बनी हुई? सेलुलोज से बनी हुई, लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो मोटी होगी, थिक होगी, वो हेमीसेलुलोज पैक्टिन की बनी हुई। उनके कॉर्नर भी कैसे होंगे? मोटे होंगे इनकी वजह से। आगे देखते हैं, कोलेनकाइमेटेशियस सेल मे बी ओवल, स्पेरिकल और पॉलीगोनल एंड ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये जो कोलेनकाइमा के जो सेल हैं ये कैसे हो सकते हैं? ओवल हो सकते हैं, स्पेरिकल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं शेप में। इनके पास भी क्लोरोप्लास्ट होगा। अगर क्लोरोप्लास्ट है तो इसका मतलब ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, दीज सेल एसिमिलेट द फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ये जब इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेंगे? खाने को स्टोर करेंगे, बनाएंगे खाना, फिर स्टोर भी कर लेंगे, एसिमिलेट कर लेंगे। इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। अब इंटरसेलुलर स्पेस तो एब्सेंट होगा, ऑब्वियसली होगा, जब कॉर्नर इतने मोटे हो चुके, थिक हो चुके हैं, यहाँ पे जो भी सेल होगा वो फिक्स हो जाएगा पूरी तरीके से। तो यहाँ पे जो बोल सकते हैं सेल है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं पाया जाएगा, तो इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस हो क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड द पेटियोल ऑफ द लीफ। इनका मेन काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। लेकिन अगर इनके पास बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ये खाना बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे और खाने को स्टोर भी कर लेंगे। लेकिन इसका मेन काम जो है प्राइमरी, वो क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट है। किसको प्रोवाइड करेंगे? जो नया पौधा है, जो अभी छोटा सा है, यंग है, उसको आगे स्टेम बनाना है। ठीक है, तो जो यंग स्टेम होंगे उनमें भी कोलेनकाइमा प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डाइकॉट में, तो जो कोलेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट है? हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आप देखे होंगे कि थोड़ा सा अगर हवा चल जाए, अगर आपने अगर छोटा सा पौधा लाया है और लगा दिए, तो आप देखेंगे कि जो उसका स्टेम है वो हवा में फ्लटर करता है, लहराता होता है। डर लगता है कि टूट जाएगा, हम सपोर्ट भी लगाते हैं, हमको लगता है कि टूट जाएगा उसकी टहनी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं नॉर्मल एयर की बात कर रही हूँ, नॉर्मल विंड की बात कर रही हूँ, बहुत तेज मैं तूफान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल एयर की बात कर रही हूँ। उसमें लगता है कि जो स्टेम है वो क्या कर रहा है? लहरा रहा है। क्यों टूट नहीं रहा है? वो तो अभी बहुत सॉफ्ट है, टूट भी सकता है। किसकी वजह से नहीं टूट रहा है? यही जो कोलेनकाइमा है इसकी वजह से नहीं टूट रहा है। ये क्या कर रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है स्टेम को। इसके अलावा जो लीफ है, हमने लीफ देखा था, ये स्टेम है, नोड से क्या निकला? लीफ निकला। ये लीफ बेस हो गया, ये पेट्योल हो गया, ये लीफ हो गया। आपने पत्तों को देखा होगा कि जब हवा चलती है तो पत्ते भी खूब अच्छे से फ्लटर करते हैं, लहराते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेट्योल है वो कैसी है? लंबी है, पतली है, और ये क्या करे? जो लैमिना है, जो बोल सकते हैं लीफ का जो लैमिना है मेन है, वो क्या करे? फिल्टर करे। क्यों? क्योंकि पेट्योल की वजह से। ये पेट्योल ही क्या कर रहा है? इनको हेल्प कर रहा है लहराने में, हवा में। लेकिन इस पेट्योल को भी कोई मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड कर रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि खूब हवा आई और पेट्योल टूट गया, पत्ती टूट के निकल गई प्लांट से, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन इस पेट्योल को भी मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? कोलेनकाइमा प्रोवाइड कर रहा है। चलिए डायग्राम देखते हैं इसका। इसका डायग्राम दिया गया इस तरीके से कि यहाँ पे थिकन कॉर्नर है। थिकन कॉर्नर किसकी वजह से हो रहा है? सेलुलोज की वजह से हो रहा है, हेमीसेलुलोज की वजह से हो रहा है, पैक्टिन या पैक्टोस की वजह से हो रहा है। देखिए यहाँ पे कॉर्नर, जिसकी वजह से देखिए इनके जो सेल हैं इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। इनका ये प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इनमें बड़े बड़े वैक्यूल प्रेजेंट है। देखिए वैक्यूल प्रेजेंट है यहाँ पे। इसके अलावा इनका जो सेल वॉल है वो थिन है तो सेलुलोज से बना हुआ है, थिक है तो हेमीसेलुलोज या फिर बोल सकते हैं पैक्टिन से बना हुआ है। ठीक है, ये भी कैसे होते हैं? अगर इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो ही फोटोसिंथेसिस करेंगे, खाना बना सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन मेन काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। मैकेनिकल सपोर्ट किसको प्रोवाइड करेंगे? जो यंग स्टेम है, जो अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया, छोटा सा पौधा, हवा चल रही है तो स्टेम भी लहरा रहा है, खूब हवा में मजा ले रहा है। क्यों ले रहा है? किसकी वजह से ले रहा है? ये कोलेनकाइमा की वजह से ले रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे स्टेम में जो लीफ निकली है, लीफ बेस से जो बड़ा सा पेट्योल है, इसके बाद यहाँ पे लीफ ब्लेड है। ठीक है, जो लैमिना है ये भी फ्लटर कर रहा हवा में। क्यों? किसकी मदद से? पेट्योल की वजह से। ये पेट्योल क्यों नहीं टूट रहा है? जो पेट्योल है ये क्यों नहीं टूट रहा है? इसकी वजह से नहीं टूट रहा है क्योंकि ये कोलेनकाइमा से बना हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल हैविंग अ फ्यू और न्यूमरस पिट। देखिए
कॉलेनकाइमा हो गया, पैरेन्काइमा, दोनों ही लिविंग है, याद रखिएगा दोनों ही लिविंग है। हमने जो दोनों टिश्यू पढ़ा यहाँ पे, ठीक है, सिंपल टिश्यू दोनों कौन कौन, पैरेन्काइमा हो गया, कॉलेनकाइमा, दोनों ही क्या है, लिविंग है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा है ये डेड है। डेड का मतलब क्या है, इनके पास कोई साइटोप्लाज्म नहीं होगा, कोई न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा, इनका प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, तो ये कैसे हैं, डेड हैं। देखते हैं इनके बारे में। स्क्लेरेन्काइमा में क्या होते हैं, लॉन्ग नैरो सेल होते हैं, लॉन्ग हो गए, नैरो हो गए, सेल हो गए, बीच में थिकनिंग होगी, किसकी थिकनिंग होगी, अंदर थिकनिंग हो रही है, किसकी, लिग्निफाइड सेल वॉल, लिग्निन की थिकनिंग हो रही है, और बीच बीच में जहाँ पे ये थिकनिंग नहीं हो पा रही है, मोटापा नहीं आ पा रहा है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं बन पा रहा है, वहाँ पे से प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, पिट, याद रखिएगा पिट बोलेंगे, ठीक है। जो प्राइमरी सेल वॉल है किससे बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है। लेकिन जो सेकेंडरी, यहाँ पे अंदर सेकेंडरी सेल वॉल किससे बन रही है, मोटापा किसकी वजह से आ रहा है, प्राइमरी सेल वॉल हमेशा बाहर प्रेजेंट होता है, वो पतला होता है, सेलुलोज से बना होता है, लेकिन सेकेंडरी जो सेल वॉल होगा वो अंदर प्रेजेंट होता है, किसके, प्राइमरी सेल वॉल के, वो मोटा होता है। तो जहाँ जहाँ पे थिकनिंग है, जहाँ जहाँ पे मोटापा है, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम लिग्निन से बताएंगे कि लिग्निन का ये मोटापा है, डिपोजिशन इसका है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे पिट पाए जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे लिग्निन का किसी भी तरीके से वहाँ पे डिपोजिशन नहीं है। दे आर यूजली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, ये कैसे यूजली डेड होते हैं, इनमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं प्रेजेंट होता, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, डेड टिश्यू बोलते हैं, ठीक है, डेड टिश्यू इसलिए बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएशन इन द फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेन्काइमा में बी आइदर फाइबर और स्क्लेरेट्स। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन, यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिल रहे, जैसे इनके फॉर्म में किस टाइप के होंगे, ठीक है, अगर ये इलोंगेटेड है या फिर बोल सकते हैं स्पेरिकल शेप में है, तो इनके आधार पर इनकी ओरिजिन कैसे, इनका डेवलपमेंट कैसा है, तो दो टाइप के स्क्लेरेन्काइमा होंगे। एक तो होंगे फाइबर, जो इलोंगेटेड फॉर्म में होंगे, लंबे लंबे होंगे, टैपरिंग एंड होगी, जो इनकी एंड होगी वो टैपरिंग होगी, मतलब कि यहाँ पे फ्यूज्ड होगा, ठीक है। अगर बात करेंगे स्क्लेरेट की, जो स्क्लेरेट कैसे होंगे, स्पेरिकल होंगे, इनमें ल्यूमेन जो होगा बहुत कम होगा, इनमें पिट बहुत कम पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंडरी वॉल है वो खूब भरा हुआ है, अंदर खूब मोटापा है, ओके। The fiber are thick walled, elongated and pointed cell generally occur in a group in various part of the plant। अगर हम बात करते हैं फाइबर्स की, फाइबर्स कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड हैं, थिक वॉल्ड किससे बने हुए हैं, अंदर से मोटापा किसका है, लिग्निन का है। देखिए जो सेकेंडरी वॉल है वो किससे बनी हुई है, थिक है, वो लिग्निन से है, इलोंगेटेड है, लंबे बॉडी है, पॉइंटेड सेल है। पॉइंटेड सेल का मतलब क्या है कि इधर से अगर फ्यूज्ड है, इधर फ्यूज्ड है तो थोड़े से नुकीले हो जाएंगे, ठीक है, वो पॉइंटेड यहाँ पे सेल हैं। और जनरली ये कैसे होते हैं, ग्रुप में होते हैं, मतलब मान लीजिए इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो इस तरीके से ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, अकेले नहीं प्रेजेंट होंगे, ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, मजबूती आएगी, ओके। इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, देखिए ये है स्क्लेरेन्काइमा का फाइबर, ठीक, ये देखिए पहला जो ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वो पहला लेयर होगा, वो प्राइमरी सेल वॉल होगा, सेलुलोज तो है ये, लेकिन अंदर देखेंगे मोटापा आ रहा है, यहाँ पे देखिए लिग्निन की डिपोजिशन हो रहा है, इस तरीके से देखिए लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे लिग्निन का डिपोजिशन अंदर नहीं है, मतलब कि सेकेंडरी वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन यहाँ पे देखिए नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ कौन प्रेजेंट है, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है, जो कि इससे बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल वॉल की, तो यहाँ पे लिग्निन से बना हुआ है, जो कि थिक है, मोटा है, ठीक है। तो जहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है, सेकेंडरी नहीं प्रेजेंट है, लिग्निन नहीं प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, पिट बोलेंगे, पिट पिट। इसी से क्या होगा, आगे जो भी हेल्प होगा इसी की मदद से होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ल्यूमेन जो होगा इनका ज़्यादा ल्यूमेन है एज कम्पेयर टू स्क्लेरेट। इसके अलावा यहाँ पे थिक सेल वॉल किसका है, ये लिग्निन का प्रेजेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे स्क्लेरेट के बारे में पढ़ते हैं। आर द स्पेरिकल, ओवल और सिलिंड्रिकल, हाईली थिकेंड। यहाँ पे हाईली थिकेंड का मतलब किसमें बहुत ज़्यादा लिग्निन का डिपोजिशन है। डेड सेल विथ वेरी नैरो ल्यूमेन या कैविटी। बोला गया है कि जो स्क्लेरेट है स्पेरिकल शेप में है, देखिए एज कम्पेयर टू फाइबर, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे स्क्लेरेट कैसा है, ज़्यादा थिकन है, ज़्यादा मोटा है। किससे डिपोजिशन ज़्यादा हुआ है, लिग्निन से। बाहर का भी इनका भी जो वॉल होगा वो सेलुलोज से बना हुआ है, लेकिन इंटरनल देखिए, इंटरनली देखेंगे कि हर जगह देखिए लिग्निन, ये जो पिंक पिंक है ना, ये लिग्निन का डिपोजिशन है। जो पतला पतला ये वाइट वाइट जिस तरीके से नली जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ल्यूमेन है, यहाँ पे कोई डिपोजिशन नहीं प्रेजेंट है, इसे हम पिट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिग्निन का कोई डिपोजिशन नहीं है एज कम्पेयर टू फाइबर। स्क्लेरेट
स्क्लेरेट के पास ज़्यादा यहाँ पे बोल सकते हैं लिग्निन का डिपोजिशन ज़्यादा होता है। इनका थिक सेल वॉल होगा क्योंकि यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे जो ल्यूमन होगा वो कम होगा, नैरो होगा। These are found in the fruit wall of the nuts, pulp of the fruit like guava, pear and sapoda, seed coat of the legumes and the leaf of the tea। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, देखिए ये प्रेजेंट होंगे जो फ्रूट वॉल है नट्स के। नट्स आप खाते हैं तो आप ऊपर से उसकी कवर हटाएंगे तो वो कितना हार्ड होता है, उस वहाँ पे प्रेजेंट होंगे कौन, स्क्लेरेनकाइमा। जो पल्प है, कुछ फ्रूट के जो पल्प जिसे हम खाते हैं, जैसे गुआवा खाते हैं तो हम खाते समय हमें थोड़ा सा कुछ हार्डनेस फील होता है, वो किसकी वजह से होता है, स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होता है। चाहे पियर हो गया, सपोटा, इन दोनों को भी खाएंगे तो ऐसा ही फीलिंग आएगा। इसके अलावा जो लेग्यूम्स हैं, जो दाल हैं, उनके ऊपर का जो सीड कोट है ना, छिलके हैं, उसको भी हटाएंगे तो किससे बने हुए, स्क्लेरेनकाइमा के बने हुए उनके छिलके। जो भी चाय पत्ती है, चाय की जो पत्ती है टी की, वो भी क्या है, स्क्लेरेनकाइमा, वो हार्ड है, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन। जो स्क्लेरेनकाइमा है ये डेड टिश्यू हैं या डेड बोल सकते हैं सेल हैं परमानेंट, जिनका मेन काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना ऑर्गन का, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, ऐसे टिश्यू या ऐसे सेल जो आगे चल के डिवाइड नहीं करेंगे, अपने काम को डिफ्रेंशिएट कर लिए और अपना काम करेंगे, ठीक है। दो टाइप के थे, सिंपल थे, दूसरा थे कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या था कि यहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चर के, सिमिलर फंक्शन के टिश्यू आएंगे जो एक जैसे होंगे, साथ में ही रह के काम करेंगे, उन्हें हम सिंपल टिश्यू बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल प्रेजेंट होंगे जो काम करेंगे कैसा, परमानेंट टिश्यू की तरह, वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होंगे। सिंपल टिश्यू 3 टाइप्स के हैं, कौन है, पहला पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा हो गया एंड स्क्लेरेन्काइमा हो गया, ठीक है। पैरेन्काइमा कैसे होंगे, यहाँ पे आइसोडायमेट्रिक बोल सकते हैं, एक डायमीटर में रहने वाले टिश्यू या सेल प्रेजेंट होंगे, चाहे वो स्पेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं। ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनमें बोल सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो सकता है, नहीं भी, हाँ, लेकिन इनके अगर सेल के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जिनमें क्लोरोफिल है, ये खाना बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस, मेन काम क्या है, स्टोरेज का, और सिक्रेशन भी करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं क्लोरेन्काइमा की, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग होंगे। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, अगर हम डाइकॉट्स प्लांट की बात करते हैं तो एपिडर्मिस लेयर के नीचे इनकी ढेर सारी मल्टीपल लेयर प्रेजेंट होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। मेन काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना स्टेम को, डाइकॉट स्टेम को, ठीक है। अगर मोनोकॉट की बात करेंगे तो वहाँ पे जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है स्क्लेरेन्काइमा कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो सेल हैं किसकी, हाइपोडर्मिस की, वो होमोजीनियस भी हो सकती हैं, पैचेस के फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं क्लोरेन्काइमा के। इसके अलावा इनके देखिए कॉर्नर पे थिकनिंग है, यहाँ पे मोटापा है, किसकी वजह से है, ये हो सकता है हेमी सेलुलोज की वजह से, सेलुलोज की वजह से, पेक्टिन की वजह से। इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट है। हाँ, अगर इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, नहीं तो इनका प्राइमरी काम क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, किसको, जो यंग स्टेम है उनको। यंग स्टेम में क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और जो लीफ है उसका जो पेट्योल है उसको भी क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा में, ये डेड होते हैं, ऐसे टिश्यू जो डेड हो चुके हैं पूरी तरीके से, लॉन्ग हो सकते हैं, नैरो सेल हो सकते हैं, थिक हो सकते हैं, और मोटापा किसका है, लिग्निन का है। जो यहाँ पे सेकेंडरी वॉल होगा वो किससे बना होगा, लिग्निफाइड सेल वॉल का बना होगा। यहाँ पे छोटे छोटे पिट पाए जाते हैं, ठीक है। ये यूजुअली डेड होते हैं, इनमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, प्रोटोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, मतलब कि साइटोप्लाज्म नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगी, इनके ऑर्गेन्स वगैरह नहीं होते, पूरी तरीके से डेड है ये, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनके फॉर्म में, ओरिजिन में, स्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में, तो स्क्लेरेन्काइमा 2 टाइप के होंगे, एक होंगे फाइबर, दूसरा होगा स्क्लेरेट। जो फाइबर होते हैं ना वो इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, यहाँ पे जो एंड है वो थोड़ा वहाँ पे बोल सकते हैं कि नुकीले होते हैं एंड के पास। जो इनका पहला जो बोल सकते हैं प्राइमरी सेल वॉल है, सेलुलोज से बना हुआ है, लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल है अंदर से जो थिकनिंग है, मोटापा है, वो अंदर से जो मोटा है वो किसकी वजह से, लिग्निन की वजह से। लेकिन कहीं कहीं सेकेंडरी जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं है, उस एरिया में सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है, सेलुलोज से बना, उसे हम क्या बोलते हैं, पिट बोलते हैं। ल्यूमेन इनमें काफी अच्छा है, ठीक है। अगर एज कम्पेयर टू स्क्लेरेट से बोलते हैं, स्क्लेरेट में देखने को मिलता है कि स्पेरिकल शेप के होंगे या फिर सिलिंड्रिकल शेप में होंगे या ओवल शेप में देखने को मिल जाएंगे, हाईली थिकेंड होंगे, अंदर यहाँ पे लिग्निन ठूस ठूस के भरा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये पूरा थिक, जो यहाँ पे थिक सेल वॉल है ये किसका है, लिग्निन का बना हुआ है, सेकेंडरी सेल वॉल है ये, ठीक है। ये बीच में ल्यूमेन है और साइड साइड में छोटे छोटे यहाँ पे नली लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलेंगे, पिट बोलेंगे। यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल की नहीं प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे लिग्निन नहीं प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं जैसे फ्रूट वॉल है नट्स के, वहाँ पे पल्प है कुछ फ्रूट के, जैसे गुआवा हो गया, सपूटा हो गया या पियर होगा, वहाँ प्रेजेंट होंगे। जो लेग्यूम्स है, जो दाल है, उनके ऊपर जो सीड कोट है, जो छिलका है, वहाँ प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा जो चाय पत्ती है उसकी पत्तियों में प्रेजेंट होते हैं। ये इनका मेन काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना ऑर्गन का, ठीक है।
आगे हम लोग कल पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। किसी भी लाइन में अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, किसी भी जगह, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगी। कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका आपको पूरा सोल्यूशन दूंगी। आज की क्लास यहीं तक, पढ़ते रहिए और हम लोग कल स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा बोल सकते हैं टफ है, बट अगर आप धीरे धीरे समझेंगे तो चीज़ें आपको क्लियरली फाइल होती जाएंगी। तो अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़िए, रिवाइज करिए पीछे वाला भी, ठीक है। जो चैप्टर मैंने पहले पढ़ा रखा है उसको भी रिवाइज करते रहिए ताकि वो कहीं ना भूले, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई प्रॉब्लम रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।